Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 30 दिसंबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट को। कहोगे ये तो डेनमार्क लिखा हुआ है तो इसमें देखना क्या है, तो एक्चुअली में इसको मैप में देखना और आपको बताना यह है कि आखिरकार ये है क्या चीज़। अभी हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल इसको लेकर पब्लिश हुए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा, बट आज आपको मैप में इसको देख के आना है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करनी है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है। आपको ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी बात हो रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। तो हुआ क्या है, इंडियन आर्मी ने भारत और चाइना के बॉर्डर पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है इसको इंस्टॉल किया है और इस स्टैचू की टोटल हाइट है 14,300 फीट। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फोटो दिखाऊं तो ये फोटो शायद आप लोगों ने कल देख लिया होगा, ट्विटर पर या इवन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे दोस्तों, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, आगे इंडियन आर्मी खड़ी है और ऑब्वियस ही बात है छत्रपति शिवाजी महाराज एक इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं हम सभी और हमारे सभी सोल्जर्स के लिए। फिर पीछे दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीन दिख रहा होगा तो वैसे तो पहचान गए होंगे, ये सीन है दोस्तों पेंगोंग सो लेक का। तो पेंगोंग सो लेक के पॉइंट पर ही दोस्तों इस स्टैचू को अनवील किया गया है और इस लेक के उधर की साइड में चाइना का कब्जा है, अक्साई चीन वाला हिस्सा है। ये ऑब्वियस ही बात है तो भारत की टेरिटरी, लेकिन अक्साई चीन वाली टेरिटरी यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखी है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियरली मैप में दिखाऊं तो इस मैप में आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये है अक्साई चीन वाला हिस्सा। वैसे ये टेरिटरी है इंडिया की, लेकिन यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखी है, इंडिया इसको क्लेम करता है और ये अपना कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन हो गया, ठीक है पीछे। और यहीं पर ये जो रीजन है दोस्तों ये है आपका LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। गलवान वैली यहीं पर है, ठीक है। गलवान वैली में 2020 में आपने देखा कोविड के समय पर किस तरीके से भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई। उसके बाद 2021, 2022 एंड 2023 एंड इवन 2024 भी, अगर आप इन सभी ईयर्स को देखोगे दोस्तों तो पिछले 5 सालों से भारत चाइना के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हम लोगों ने देखे हैं। हालांकि 2024 में थोड़ा बहुत चीज़ें सुधार हुई हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, रशिया के कजान में। वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में भी बातचीत होती है और इस पर्टिकुलर बातचीत में ये इस टेरिटरी के ऊपर में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की बात भी करते हैं। और फिर दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर फिर भी स्टैंड ऑफ जारी था, उस एरिया में हमारे सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स पीछे पीछे हटे हैं, यानी कि कुछ एरिया में शांति बनाई गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं जो डिस्प्यूट है, जो आज के समय पर भी बॉर्डर को लेकर कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए स्पेशली, वो बने हुए हैं क्योंकि चाइना ने जो अपनी हरकतें हैं ये लंबे समय से इसी प्रकार से दिखाई हैं। हर 10 साल हर 12 साल में इस तरीके की हरकत करता है जहां पे बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। चाहे आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा ले लो, सेंट्रल सेक्टर वाला हिस्सा ले लो या इवन ये वाला हिस्सा ले लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है बॉर्डर्स को लेकर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि अभी मैप में मैंने आपको फोटो में अब मैंने आपको दिखाया था, ये है पीछे दृश्य जो है वो है पेंगोंग सो लेक का। ये कहाँ पर है, इसी LAC पर है दोस्तों। अगर आपको मैप दिखाऊं जूम करके तो ये यहाँ पर पेंगोंग सो लेक है। इस लेक का कुछ हिस्सा इधर है अक्साई चीन पे और इधर का लद्दाख वाले में कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसी पॉइंट पर हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो स्टैचू है इसको अनवील किया है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि महाराज जी का जो स्टैचू है ये इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, स्पेशली हमारे आर्मी के लिए एज अ इंस्पिरेशन वर्क करने वाले हैं, है ना। अब पिछले कुछ समय पर काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी हैं, जैसे आपको पता होगा इवन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। तो इनका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज राजमुद्रा थी,
इसी राजमुद्रा के पैटर्न पे हमने अपना जो इंडियन नेवी का फ्लैग है उसमें चेंजेस किए थे। पहले हमारा इंडियन नेवी का फ्लैग कुछ इस प्रकार से था, बाद में यहाँ पर चेंजेस करके जैसा आप ये मुद्रा देख रहे हैं उसी मुद्रा के शेप में दोस्तों हमने यहाँ पर अपने फ्लैग में एक सिंबल ऐड किया। ठीक है, तो आप ये देख पाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बड़ी हिस्ट्री रही है। अब एक्चुअली में जो हम लोगों ने रिसेंटली जो ये स्टैचू अनवील किया है, जैसे मैंने आपको बताया इससे इंस्पिरेशन मिलेगा नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब इस स्टैचू को लेकर एक डिबेट शुरू हो चुका है। अब मतलब इस स्टैचू के अगेंस्ट में कोई डिबेट वैसे नहीं देखने को मिलेगा। डिबेट यह है कि भारत की स्ट्रैटेजी क्या है आखिरकार ये, क्योंकि चाइना जो करंट समय पर कर रहा है वो मैसिव है और वो भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर सकते। पिछले कुछ ट्रेंड्स देखेंगे तो रिलेशंस बार बार खराब हुए हैं। चाइना का जिस तरीके से पैटर्न रहा है डिस्प्यूट क्रिएट करने का वो हर 10 से 12 साल में रहा है। तो अभी के समय पर जो चीज़ें चल रही हैं और उसको लेकर जो ये डिबेट चल रही है वो है क्या, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार भारत को अपनी स्ट्रैटेजी सुधारने को लेकर क्यों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। पहली चीज़, अभी हाल ही में एक खबर मैंने आपको पढ़ाई थी परसों के वीडियो में, चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है इसको अप्रूव कर दिया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। ये आप कह सकते हैं पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें 137 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा। और अभी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है, थ्री गॉर्जेस डैम, ये भी यहाँ पर चाइना में ही है। तो आप इमेजिन करो थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा डैम होने वाला है जो चाइना अभी कंस्ट्रक्ट करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में है वो ऊपर चाइना से होती भी आती है। चाइना में उसको यारलुंग सेंगपो के नाम से जानते हैं। तो वो पानी का फ्लो भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो नदी पहले चाइना में है बाद में इंडिया में एंटर करती है। तो वो अगर ऊपर बांध बना देंगे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में तो उस पानी को ऐसा वाटर वेपन या वाटर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। वो कैसे पानी को एक साथ छोड़ सकते हैं जिससे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाढ़ सी आ जाएगी। तो आज भारत और बांग्लादेश को इस पर्टिकुलर डैम प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहला तो यहाँ पर चाइना का स्टेप ये है। दूसरा स्टेप आप देखोगे और क्या है चिंताजनक, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, इवन कल ही पब्लिश हुआ था, परसों पब्लिश हुआ था कि चाइना ने पूरे दुनिया को चौंका दिया अपने डिफेंस में एक नया इनोवेशन करके। और वो क्या है, इन्होंने 6th जनरेशन का हैवी स्टेल्थ जेट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसकी टेस्टिंग की है, इसको उड़ाया है। तो जो फाइटर जेट्स होते हैं दोस्तों हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 6th जनरेशन का फाइटर जेट्स तक यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। लगातार एक बहुत ज़्यादा कठिन कंपटीशन इन्होंने यूएस की एयरफोर्स को दिया हुआ है। तो मिलिट्री एविएशन के मामले में आप इमेजिन कर ला, चाइना धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर बन रहा है। यूएसए है करंट समय पर, लेकिन अभी के समय पर एमर्जिंग वर्ल्ड लीडर के तौर पर चाइना को देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी बार जो यूएसए है वो भी चिंतित रहता है चाइना की इस ग्रोथ को देखते हुए, और अब और ज़्यादा चिंतित हो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से 6th जनरेशन का जो प्रोग्राम है ये पूरा स्टार्ट कर दिया है। ऐसा एडवांस लेवल का फाइटर जेट यहाँ पर इन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। ये पिछले 2 से 3 दिनों की डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा डैम हो गया, 6th जनरेशन का फाइटर जेट हो गया। थर्ड चीज़ आप देखो, आफ्टर द 6th जनरेशन फाइटर जेट चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस शिप भी यहाँ पे अनवील कर दिया है, दुनिया के सामने ही प्रेजेंट किया है। एक बहुत बड़ा जहाज़, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। तो करंट समय पर जो स्पेंडिंग है, जो इनका मिलिट्री के ऊपर में खर्चा है वो लगातार कह सकते हैं एक्सपैंड होता चले जा रहा है। तो इस देश की जो डिफेंस स्पेंडिंग है दोस्तों उसमें 7.2% की बढ़ोतरी नजर आई है 2024 के अंदर में। तो लगातार ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। तो इसी के रिस्पॉन्स में तो बोला जा रहा है कि भारत, अगर चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट हमको दिखाया है कि भाई हाँ इतने एडवांस लेवल पर जा चुके हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्बिशियस शिप यहाँ पर तैयार कर चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, इससे चिंता किसको पैदा होगी? इंडिया को, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ में इतने अच्छे नहीं है। इसको लेकर दोस्तों एक डिबेट छिड़ चुकी है कि भारत की रणनीति, उसके रिस्पॉन्स में हमने एक स्टैचू को अनवील किया है। तो क्या स्टैचू अनवील करना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है? अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैचू हमें बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स करने बाकी हैं, जिस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं इंडिया की जो ये रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर में जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारी जगह पर वो उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के तौर पर हमें ट्रीट करना होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। लेकिन
अगली खबर पर बढ़े उससे पहले एक फोटो और बहुत ज़्यादा काम का है आपके सामने। दोस्तों करंट समय पर अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग में देखेंगे, डिफेंस बजट्स के ऊपर में बात करेंगे, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है पूरे वर्ल्ड में। सिप्री की रिपोर्ट है 2023 की। इसके हिसाब से टॉप स्पेंडर अगर आप देखोगे ना 2022 से अभी तक, तो यूएसए टॉप पर है। ये सब जो आपको अमाउंट दिख रहा है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो 916 बिलियन डॉलर्स का है। चाइना का बजट 296 बिलियन डॉलर्स का, रशिया का 109 बिलियन डॉलर्स का, जबकि इंडिया का बजट केवल और केवल 83.6 बिलियन डॉलर्स का है। इवन अभी हम 100 बिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंचे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर सऊदी अरेबिया का है 75.8 बिलियन डॉलर्स का। ये बजट है दुनिया की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। करंट समय पर हम 4th नंबर पर आते हैं। तो अभी हम अपने पड़ोसी देश को देखेंगे तो वो है चाइना। तो यहां पे जो ये 296 बिलियन डॉलर्स का ये नंबर है, इनका जो डिफेंस बजट है, लगभग कह सकते हैं इंडिया से दुगना तिगुना बजट आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक कंसर्न है। तो इसके आधार पे यहाँ पे हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करनी होगी ताकि हम काउंटर में कुछ ना कुछ जवाब जो है चाइना को दे सकें। आई होप आपको जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। मिलिट्री पावर्स मैंने आपको बता दिया है, चाइना वर्सेस इंडिया। तो हर एक सेक्शन में देखेंगे तो चाइना अभी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे हैं, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हों, चाहे वो वॉरशिप ही क्यों ना हो, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स क्यों ना हो, हर चीज़ में यहाँ पर अभी ये बहुत आगे। ऑब्वियसली बात है, बजट बहुत ज़्यादा है इसलिए वो आगे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक कंपटीशन क्रिएट करना होगा, इंडिया को डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी देखेंगे अभी बजट अनाउंस होगा तो क्या बजट आता है। भारत का बजट अभी 100 बिलियन डॉलर के पार नहीं गया है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा सरल सा तरीका मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे इस ग्रुप में आपको प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जितना भी डेटा आपने ऊपर देखा है वो सब डेटा दोस्तों यहाँ पर कवर होने वाला है। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम कवर करने वाले हैं और इन न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल डेटा कवर करने वाले हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको कंपाइल करके एक सिंपल से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इवन एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट होता है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो फी पेमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप में आपको ये फ़ायदे तो मिलेंगे। ऐसा नहीं है आज आप ज्वाइन करेंगे तो केवल आज से करंट अफेयर का डेटा मिलेगा, नहीं। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो जितना भी पुराना डेटा है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अपने आप को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं ज्वाइन करने के लिए तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। पहले अपने आप को संतुष्ट कर लेना, उसके बाद ही जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, प्लीज़ वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर आज के न्यूज़पेपर में बिल्कुल पेज नंबर 1 पे ही आपको नजर आएगी। 179 लोगों की जान जा चुकी है। और ये एक जान कैसे गई है, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर में कल सुबह सुबह दोस्तों एक एयरप्लेन क्रैश हो गया। और वो एयरप्लेन जो क्रैश हुआ उसका जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आपको नजर आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये वाला मैप आप देखिएगा, साउथ कोरिया में लंबे समय से ऐसे प्लेन क्रैश के मामले आते हुए नजर आए, लेकिन जो अभी 2024 में मतलब अभी अंत होते होते कल 29 दिसंबर को जो हादसा हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है। 179 लोगों की जान चले जाना एक ही एक्सीडेंट के अंदर में, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। अब हुआ क्या कि एक प्लेन था, वो फ्लाइट सीधा बैंकॉक यानी थाईलैंड से साउथ कोरिया जा रही थी। तो साउथ कोरिया के मुआन में यहाँ पे उस फ्लाइट को उतरना था। तो वो फ्लाइट यहाँ पे उतर गई थी, लैंडिंग हो गई थी उसकी, लेकिन यहाँ पर लैंडिंग गियर फेल होने के कारण क्या हुआ कि वो सीधा सीधा लैंडिंग होने के बाद में वो चलता चला गया, प्लेन चलता चला गया और आगे जाके एक बड़ी सी दीवार थी उसमें जाके टकरा गया। जैसे ही वो प्लेन दीवार में क्रैश किया दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और वो एक्सप्लोजन दोस्तों इस फोटो में आप देख पाएंगे।
इतना भयंकर एक्सप्लोजन कि उस प्लेन का केवल टेल बचा है, पीछे की जो उसकी पूंछ है वो दिखाई पड़ रही है, आगे का सब बर्बाद हो चुका है। इतना भयंकर एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने को मिला कि लगभग जितने लोग थे सभी की डेथ हो गई इस प्लेन के अंदर में, एक दो लोगों को छोड़कर। तो ये जेजू एयरप्लेन है दोस्तों, जो 181 लोगों को लेकर कैरी कर रहा था, जिसमें से 179 लोगों की जान चली गई जब ये क्रैश हुआ। ये कल मॉर्निंग की बात है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्लेन है दोस्तों, बताया जा रहा है बोइंग का 737-800 जेट है, लगभग 15 साल पुराना प्लेन है जिसको रन करवाया जा रहा था। और प्रॉब्लम यही हुई कि सेफ्टी को लेकर एक इशू हो गया, जिसके बाद लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, और लैंडिंग हुई तो वो प्लेन सीधा जाकर दीवार में भिड़ गया। साउथ कोरिया के जितने भी यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग मंत्रालय है, वो करंट समय पर एक्टिव हो चुका है। मुआन में जो ये रनवे है इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, लगभग 1 जनवरी से ये वापस शुरू होगा। और जो भी यहाँ पर इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे आप देख पाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो ये कुछ सिचुएशन दोस्तों साउथ कोरिया में देखने को मिली है। हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर होने वाले हैं, इवन पॉसिबिलिटी है कि इस सिमिलर टॉपिक को लेकर आने वाले समय पर एक एडिटोरियल भी आए। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है इसको याद रखना, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली जो खबर है दोस्तों वो भी आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस खबर को मैं कवर करूँ उससे पहले यार, जितने भी लोग हैं, अगर पहली बार कोई चैनल पर आया है तो वो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर्स का, जो पहुंचने वाले हैं। आप लोग की मदद चाहिए। दूसरी बात, आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लेना, ताकि टाइम पर ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर के थ्रू डिटेल से सभी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ हर एक इन्फॉर्मेशन को लेकर, विद प्रॉपर बेसिक फैक्ट्स के साथ में हर एक चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बात करता है, यहाँ पर ये आपको पर्सनैलिटी नज़र आएंगी, इनका नाम है कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी अभी वेमेन वाली कैटेगरी में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत चुकी हैं, और ये कह सकते हैं कि दूसरी बार इस चैंपियनशिप को जीती हैं। और इस बार चेस के मामले में इंडिया ने बहुत बड़ा डोमिनेशन अपना दिखाया है। चेस के मामले में अगर आप देखोगे, अभी 2 सप्ताह पहले की बात है, डी गुकेश वो यहाँ पर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निकल कर आया। इंडिया का 2024 वाला साल चेस के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रेटर माना जा रहा है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो आपको महिला दिख रही हैं 37 ईयर ओल्ड हैं, और इनका ये सेकंड टाइटल है। जिस टाइटल को उन्होंने जीता है, इस टाइटल का नाम है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, ध्यान रखना। ठीक है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दूसरी है, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप ये दूसरी है। ठीक है, क्योंकि ये रैपिडली बेसिस पे इसमें कुछ टाइम लिमिटेशंस होता है, उसके आधार पे क्या होता है, ये गेम को पूरी तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को जीत लिया है। उससे पहले दोस्तों इसी साल की बात बताऊँ तो सितंबर में, जो हमारा सितंबर का महीना था, तो इंडियाज़ मैन और वेमेन टीम है ना, ये भी यहाँ पर चैंपियन बनकर आती है चेस ओलंपियाड के अंदर। चेस ओलंपियाड जो इस बार बुदापेस्ट में हुआ था, तो यहाँ पर भी इंडिया ने बहुत कुछ गेन किया है। इसलिए बोला जा रहा है 2024 जो है यह चेस के मामले में इंडिया के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ईयर माना गया है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका कोनेरू हम्पी। ये वेमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती हैं, सेकंड चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पर इन्होंने यह हासिल किया है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आज से 2 सप्ताह पहले आप ये देख पाएंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में यहाँ पे जो गुकेश हैं, जब इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता तो यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर आए, है ना। फिर अगर आप देखोगे तो जब ये टॉपिक इतना ज़्यादा चर्चाओं में है, स्पेशली चेस चैंपियनशिप, तो आने वाले समय पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन चैंपियनशिप को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसको लेकर एक बॉडी है जिसका नाम है FIDE, या फिर शॉर्ट फॉर्म में FIDE के नाम से ही बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ध्यान में रखिएगा। एक गवर्निंग बॉडी है जो स्पेशली चेस वाले स्पोर्ट्स को पूरी तरह से गवर्न करने का काम करती है। इसका मेन काम है जितने भी इंटरनेशनल चेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको रेगुलेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना। ये बॉडी एज अ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन काम करती है, दुनिया के सभी चेस चैंपियनशिप्स को ऑर्गेनाइज करती है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी दोस्तों इस FIDE नाम की बॉडी को एक अलग से रिकग्निशन, एक अलग से पहचान दी गई है।
उसके अलावा फीडे के पास में अपना खुद का हेडक्वार्टर है। वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर लॉजेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वनडे एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फीडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर लॉजेन में इसका हेडक्वार्टर है। और स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1924 में इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी गेन हुई। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर्स बनकर आए। करंट समय पर आप देख पाएंगे लगभग 199 कंट्रीज़, कितनी 199 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस फीडे का हिस्सा है, इसके मेंबर्स है, इसकी सदस्य हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं। स्पेशली यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है उसको ध्यान में रखना। बाकी ये वाली पर्टिकुलर लाइन ध्यान में रखना कि हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी इसको रिकग्निशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, ये आप देख पाएंगे 2023 में यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भाई जो 44 चेस ओलंपियाड हुआ था उसको लेकर आपके पास में 4 स्टेटमेंट हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपको बता दूं पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। तो अभी इस साल भी चेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें भी इंडिया जीता है। तो आगे पॉसिबिलिटी इसको लेकर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ लेना, इसका एक्सप्लेनेशन जो न्यूज़ आर्टिकल मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं और अगली खबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की। आज का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलता है? 2025 दोस्तों लगने वाला है परसों। ठीक है, आज हमारा 30 ऑफ दिसंबर हो गया, कल 31 और परसों यहाँ पर 1 जनवरी 2025। तो 2025 के अंदर में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने का दोस्तों क्या होगा? स्मॉल सेविंग रेट, जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, सरकारी स्कीम है, इसके तहत लोग पैसे जमा करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट के पास में ताकि उनको अच्छा ब्याज मिल सके। तो अभी जो ब्याज का रेट होता है, ब्याज का दर होता है कि कितने प्रतिशत इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो बोला जा रहा है कि 2025 में जनवरी से लेकर मार्च यानी इन 3 महीने के अंदर में जो सेविंग रेट्स है इसको कट किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी थोड़ा सा सफ़र कर रही है। तो इसमें यहाँ पर जो ब्याज गवर्नमेंट देती है वो थोड़ा सा यहाँ पर कट कर सकती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे पहले कभी कट किया गया है? हाँ बिल्कुल कट किया गया है। अप्रैल 2020 याद होगा, कोविड का समय था दोस्तों, तो कोविड के समय पर भी कुछ पॉइंट्स कट करे गए थे। और ध्यान रखना, स्मॉल सेविंग स्कीम की जब मैं बात करता हूँ तो सभी स्कीम्स में ये नहीं होने वाला है, कुछ स्कीम्स में किया जाएगा, कुछ स्कीम्स में नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्मॉल सेविंग के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। ठीक है, चाहे आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम हो गया, किसान विकास पत्र स्कीम हो गया, तो ये सब स्कीम्स दोस्तों स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आती हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है सब बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत होइए। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स दिखाऊं तो ऐसा लास्ट टाइम अप्रैल 2020 में हुआ था कि जब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो सेविंग्स होती हैं, यानी इसमें अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं उसके बदले में जो आपको सेविंग्स पे रिटर्न मिलता था, जो इंटरेस्ट मिलता था, ये थोड़ा सा कम कर दिया गया था। ये 7.9 से घटाकर 7.1 कर दिया गया था। तो पॉइंट के आधार पे, पॉइंट बेसिस के आधार पे ही यहाँ पर कुछ रेट आगे भी कट हो सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। नाउ सी, ये केवल और केवल प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है, ध्यान में रखिएगा। अभी कोई इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर अब न्यूज़ आर्टिकल तो पब्लिश हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। अब जब कुछ कंफर्मेशन आएगी तो एग्जैक्टली आर्टिकल हमारे सामने होगा। लेकिन ये आर्टिकल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट माना ही जाएगा। माना क्यों जाएगा दोस्तों? यहाँ पर स्मॉल सेविंग स्कीम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है, हमेशा जब भी आप लोगों ने यूपीएससी के पेपर्स देखे होंगे और इकोनॉमी के सेक्शन को अगर आप लोग एनालाइज कर पाते हैं या करे होंगे तो आपने ये चीज़ पाई होगी कि ये जो करंट न्यूज़ होती हैं उस करंट न्यूज़ के आधार पर ही आपके बुक्स की जो नॉलेज है वो पूछी जाती है। यानी कि आपको अपने करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे करवाता हूँ। हर एक जो भी करंट इशू है, अगर उसका कोई स्टैटिक पॉइंट है आपके किसी बुक के अंदर में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे बात हो रही है स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में। तो अब ये स्मॉल सेविंग स्कीम क्या है, किस तरीके से काम करती है, आइए चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये अगर आपको आज के समय पर सेविंग करनी हो तो कैसे कर सकते हैं आप सेविंग? सिंपल सी बात है, बैंक के अंदर में आपके पास में सेविंग अकाउंट होता है, उसमें पैसा जमा कर दीजिए, है ना। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब एफडी दोस्तों आपकी बैंक में भी होती है ना, और एफडी यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट के पास में भी करवा सकते हैं। लेकिन बैंक की जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, इस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। और ध्यान में दोस्तों एक बात और रखिएगा, जब हम बात करते हैं एफडी की तो यह है फिक्स डिपॉजिट और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। इसमें टाइम पीरियड ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अब आपने आज पैसा इसमें लगा दिया है, एफडी करवा दी है और कल इसको निकाल लेंगे।
या बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर वो ब्रेक करवानी पड़ेगी, फिर आपको नुकसान होगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है मैच्योरिटी पीरियड के लिए कि भाई यहाँ पे 2 साल की एफडी करवा दी, 1 साल की करवा दी, या 5 साल के लिए सीधा एफडी करवा दी। ठीक है, तो जितने साल के लिए आप करवाओगे उसके हिसाब से दोस्तों आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब आपको उसके ऊपर में इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर में ये इंटरेस्ट मिलता है। अब ये एफडी के जो रेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है बैंक वाले सेक्टर में, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफडी प्रोवाइड करवाती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल बैंक्स। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप लोग के पास में पैसा है और आप चाहते हैं कि भाई मैं एफडी करवाऊँ, ठीक है, आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, भाई उस पर रिस्क ज़्यादा है या हमें समझ नहीं उसकी, तो हम चाहते हैं एफडी करवा लें, तो एफडी बैंक में भी हो जाएगी, लेकिन वो अच्छा पैसा नहीं मिल पाएगा उस पर। आप सोचोगे भाई अच्छा ब्याज भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पैसा रखूंगा तो ब्याज मिलना चाहिए। समय के साथ में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई के हिसाब से मेरा पैसा भी तो ग्रो होना चाहिए ना। तो आप अच्छी एफडी देखेंगे। तो गवर्नमेंट जो है ना, उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। वो चाहते हैं हमारे पास में फंड इकट्ठा रहे, तो वो अलग अलग स्कीम्स को, सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करते हैं मार्केट में। तो दोस्तों इसी के आधार पे यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने ये स्मॉल सेविंग स्कीम को लॉन्च किया। और ये स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर में छोटी छोटी बहुत सारी स्कीम्स आ गई, वेरियस स्कीम्स आ गई। और इस स्कीम के अंदर में जो लोग हैं दोस्तों, वो पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, मोस्टली फिक्स डिपॉजिट एफडी करवा सकते हैं। और ये पैसा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अच्छा पैसा देगी, यानी कि अलग से जो ब्याज है, जो आपके अमाउंट के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो अच्छे रेट का मिलेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है ना, वो इस स्कीम को जो ऑफर करती है आप तक, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करती है। तो आप इन बैंक्स के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन स्कीम्स के अंदर में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लो आपने कोई पर्टिकुलर एक स्कीम चुन ली, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम में 10 ही और स्कीम्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ हाथों हाथ, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको नजर आएंगी। पहली है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, दूसरा है नेशनल सेविंग रिक्रूट डिपॉजिट अकाउंट, फिर उसके अलावा नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, फिर आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, फिर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, फिर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसके भी हम बात भी कर रहे हैं, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अकाउंट हो गया, देन उसके बाद किसान विकास पत्र अकाउंट हो गया, देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, देन महिला सम्मान सेविंग पत्र हो गया। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने कोई स्कीम चुनी है कि इसके थ्रू आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, और आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, आपने पैसा डाल दिया उसके अंदर में, तो वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा दोस्तों आपके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को हम अपने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंडर में ही रखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और बॉडी दोस्तों न्यूज़ में आ गई, NSSF। ये क्या है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो हमने एक फंड बना रखा है, उसके अंदर में सेपरेटली यहाँ पे वो पैसा जो आपने जमा किया है वो रख दिया गया, और ये पैसा गवर्नमेंट की हेल्प भी करेगा, और जिसका यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा, यानी आपने जितने समय के लिए एफडी करवाई है, अगर समय पूरा हो जाएगा तो आपको इसमें से ही पैसा दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर में जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ में मिला दिया जाता है, और जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बाकी सारे बैंक के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको ये जो मनी है वो मिलता है, ये पैसा मिलता है। और ये पैसा कहाँ पे जाता है? NSSF में, अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, इस वजह से इसमें रखा गया है। समझ गए? अब जिसकी ये टर्म पूरा होता रहेगा वो पैसा यहाँ पर धीरे धीरे करके देते रहेंगे। क्लियर? तो ये जो नेशनल आपका ये छोटा सा जो अकाउंट है NSSF की, जो हमने बात की है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के बारे में, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है क्या? ये कुछ डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट करवाई है मैंने, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, डिटेल शेयर कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसी के अंदर में आपका जो पैसा आता है स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत वो गवर्नमेंट रखती है। तो NSSF ये जो फंड है इसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो हमारा पब्लिक अकाउंट कहलाता है, उसी के अंदर में इसको बनाया गया। और जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। ऐसी जितनी भी स्कीम्स हैं, इसके तहत जो भी पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास में वो इसी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में रख देती है। और जो भी पैसा दोस्तों यहाँ पर इस अकाउंट में इकट्ठा होगा वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये पैसा खुद इकट्ठा करना चाहती हैं।
ये पैसा इनके पास में जो इस फंड में जमा हुआ है आपका पैसा, और मान लो गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी हो गई है तो उस समय पर इस पब्लिक अकाउंट से वो पैसा निकाल सकती हैं। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से कर्ज मांगा था कुछ हज़ार करोड़ रुपए का, आपको पता होगा। तो वो कहाँ से कर्ज मांगा है? इसी पर्टिकुलर NSSF से, कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट के अंदर पैसा आया है लोगों का, इसमें से पैसा दे दिया जाए। जब गवर्नमेंट के पास में पैसों की कमी होती है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका टर्म पूरा होता रहेगा आप भी यहाँ पर इसमें से पैसा ले सकते हैं। विद इंटरेस्ट आपको यहाँ पर ये पैसा दिया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है क्या, और इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपका स्मॉल सेविंग स्कीम वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट खबरें आपको देखने को मिल जाती हैं और दोनों की दोनों एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला तो ज़्यादा काम का आर्टिकल है, और हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही काम के हैं, एक एक करके समझते हैं। चलो सबसे पहले ये इस वाली न्यूज़ आर्टिकल में क्या बात हो रही है। देखिए 2024 के अंदर में, क्योंकि अभी 2024 का अंत हो रहा है, 2025 लगने वाला है, तो साल के एंड में बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं, हर साल आती हैं। ऐसी 2023 में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, तो पिछले साल भी 2023 की रिपोर्ट आई थी। तो ये जो रिपोर्ट है बात करती है इंटरनेट शटडाउन्स के बारे में, यानी कि अब पूरे 2024 वाले साल में, यानी 1 जनवरी से लेकर ये जैसे जो रिपोर्ट आ चुकी है 30 दिसंबर तक, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे देश में कहां कहां पर इंटरनेट बंद किया गया, उसको बोला जाता है इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। अब इंटरनेट कहां कहां पे बंद किया गया, कितनी बार बंद किया गया, ये बात हो रही है। अब इंटरनेट कब बंद होता है? जब आपको पता है कहीं पे बहुत बड़ा दंगा हो चुका है, कहीं पे किसी चीज़ को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, कहीं पे राइट्स हो रहे हैं, तो उस केस में उस जगह पे सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है ताकि कहीं पर भी फेक न्यूज़ ना फैले, है ना, डिसरप्शन और ज़्यादा ना बढ़ जाए। यही तो मेन पर्पज़ होता है। तो ऐसे इंटरनेट शटडाउन हमेशा होते हुए नजर आए, और भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किए थे 2020 में। हम नंबर 1 पे थे सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद करने के मामले में, और 2020 में दोस्तों 132 बार हमारे देश में अलग अलग जगह पे इंटरनेट्स को बंद किया गया। उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि 2020 में आप कहोगे कोविड था, क्या कारण? नहीं, कोविड नहीं, 2019 में, उससे पहले आपको पता होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया था। फिर आपको पता होगा आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। यही मेन रीज़न था। जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर में बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है वो हमको देखने को मिले। तो उन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन रहा बहुत लंबे समय तक। तो इस वजह से बोला जा रहा है 2020 में इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री था जहां पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद करे गए। 132 टाइम्स यहाँ पे इंटरनेट को बंद किया गया। फिर वही सिमिलर सिनेरियो 2021 में भी था, 2022 में भी था, एंड इवन 2023 में भी था। लेकिन अभी 2024 में सुधार हुआ है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। 2024 वाला अपना ये वाला पर्टिकुलर ईयर देखेंगे तो इसमें केवल और केवल 60 बार इंटरनेट बंद किया गया है अलग अलग जगह पे, और पिछले 8 सालों में सबसे कम इंटरनेट अभी 2024 में ही बंद हुआ है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन दोस्तों जो डिजिटल राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि भाई आप इंटरनेट शटडाउन करते क्यों हैं? क्योंकि इंटरनेट शटडाउन करने से प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर इंटरनेट शटडाउन को लेकर एक डिबेट आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं कि भाई यहाँ पर ठीक है इंटरनेट शटडाउन होना चाहिए, कहीं पे दंगा हो रहा है तो। कुछ लोगों का कहना है भाई कितना भी कोई इशू हो जाए, इंटरनेट लोगों का राइट है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो ये मामला एग्जैक्टली है क्या, इस रिपोर्ट की कुछ और डिटेल्स है, चलिए उसको भी विस्तार से समझते हैं। तो ये करंट जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो तो आपको समझ में आ गई, लेकिन क्योंकि आपको नोट्स भी तैयार करने हैं तो ये भी पता होना चाहिए। ये आप देख पाएंगे अभी इसी साल की खबर है, मई के महीने में, कि जो इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन किए थे 2023 में। तो 2023 में तो हमने बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन किए, लेकिन अभी के समय पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं 2024 में, ये मैंने आपको बता दिया। तो इंटरनेट शटडाउन आप समझ गए, जब गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई दंगा हो चुका है अपने एरिया के अंदर में, तो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रोकने के लिए काफ़ी सारी जगह पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इसमें आपका मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, या सभी चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी जाती हैं। तो पूरा इंटरनेट शटडाउन उसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेट शटडाउन के मामले में एक वर्स्ट कंडीशन में रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ शटडाउन जो भारत में रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रहे हैं। इंडिया बहुत आगे है, नंबर 1 पे रहा है हमेशा से इंटरनेट शटडाउन करने में। फिलहाल 2024 में ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर इंटरनेट शटडाउन करने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हैं? तो पहला है लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। अब ये बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा, कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं।
सबसे मेन रीज़न इंटरनेट शटडाउन का क्या है कि भाई यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कभी सिविल अनरेस्ट हो गया है या कभी यहाँ पे कोई दंगा हो चुका है, कम्युनल टेंशन हो चुकी है, तो ऐसे समय पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत खबरें वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, है ना। प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं या कोई वॉयलेंस, हिंसा हो रही होती है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है जो सही खबर है वो देरी से फैलती है या सही खबर सही तक लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर आप कोई गलत न्यूज़ फैलाना चाहें तो वो बहुत तेज़ी से और आग की तरह फैलती हुई नजर आएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर माना जाता है कि सही रहता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेट शटडाउन जो है दोस्तों, अगर आप देश की सुरक्षा को लेकर देखते हैं कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकनी है, कोई यहाँ पर बाहर का दूसरा कोई थ्रेट है, तो उस चीज़ को रोकना है, तो उसके लिए भी कई बार इंटरनेट शटडाउन को यहाँ पे रोक दिया जाता है, इंटरनेट शटडाउन को कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, कहने का मतलब है। फिर उसके बाद प्रिवेंटिंग एग्जाम चीटिंग, कुछ केसेस में कहीं पर एग्जाम हो रहा होता है, तो एग्जाम होते होते दोस्तों क्या किया जाता है कि उस चीटिंग को रोकने के लिए उस एरिया में थोड़ा समय के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। नहीं तो फिर भाई कोई पहुंचा है, उसने क्वेश्चन पेपर का फोटो क्लिक किया, वो इंटरनेट पे डाल सकता है, इधर उधर शेयर कर सकता है, तब इंटरनेट होगा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन पेपर क्लिक करके कुछ कर ही नहीं पाएगा, शेयर नहीं कर पाएगा, है ना। तो लीकेज वगैरह इसका बंद हो जाएगा। तो एग्जाम चीटिंग को रोकने के लिए भी काफ़ी सारी जगह पर इंटरनेट शटडाउन होता है, ध्यान में रखिएगा। ये पीछे के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और कारण है कर्बिंग हेट स्पीच, र्यूमर एंड फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा कई बार यहाँ पर हेट स्पीच दे दी जाती है, एक दूसरे के रीजन के अगेंस्ट में यहाँ पर हेट स्पीच दे दी जाती है, किसी चीज़ को लेकर र्यूमर फैला दिए जाते हैं, तो उस वैसे केसेस को भी रोकने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ये इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर जो है वो दे देती है। फिर बात आती है पब्लिक सेफ्टी की। मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई इमरजेंसी है ना, तो उस केस में भी यहाँ पर जो शटडाउन्स वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि भाई लोगों में पैनिक ना फैले। किसी एरिया में नेचुरल डिजास्टर आ गया है, कोई गलत गलत खबरें फैला रहा है, भाई यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, तो इस वजह से लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती है और लोग पैनिक भी हो जाते हैं। तो पैनिक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा भगदड़ मचेगी उस एरिया में फिर, है ना। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन को कर दिया जाता है। फिर सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, मान लो कोई सेंसिटिव इवेंट चल रहा है, कोई और बड़ा इवेंट चल रहा है, तो उस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए भी ये इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। फिर बात आती है कंटेंट सर्कुलेशन को रोकने के लिए। कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक कंटेंट है जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, सोसाइटी के लिए बहुत गलत है ना, और वो बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए भी कभी कभी इंटरनेट शटडाउन यहाँ पर कर दिए जाते हैं। या कभी प्रोटेस्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर रीजंस, कॉजेज बिहाइंड द इंटरनेट शटडाउन। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आपने मेंशन करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, दूसरे साइड पे हमारे देश में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं जो इंटरनेट शटडाउन्स को गवर्न करते हैं भारत के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सेक्शन 5 क्लॉज 2 है ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इस एक्ट को देख लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर यह भी क्या करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है, इंटरनेट शटडाउन की पावर देता है कि कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के केसेस में इंटरनेट शटडाउन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंटरनेट शटडाउन करके ऐसा नहीं है उसको शटडाउन ही रहने देना है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को यहाँ पे दोस्तों रिव्यू भी करना है, 5 दिन के अंदर अंदर रिव्यू करना है। और इंटरनेट शटडाउन जो आपने बंद किया किसी एरिया में, वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी जगह पे दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में 100 दिन से ज़्यादा इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पे 15 डेज से ज़्यादा इंटरनेट बंद नहीं करना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो लॉज वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर एक लॉ है हमारा सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अब ये सीआरपीसी है नहीं, चेंज हो चुका है ना। उसी प्रकार से सेक्शन 69A है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, ये भी बोलता है, ये भी ताकत देता है हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। जब भी कोई केस आ रहा है ऐसा है कि भाई देश को खतरा है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस को लेकर कोई इशू है, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो सकते हैं किसी दूसरे देशों के साथ में, ऐसी इंफॉर्मेशन वायरल हो रही है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। ये कुछ लॉज एक्ट्स दोस्तों यहाँ पे हमको पावर देते हैं, हमको नहीं मतलब गवर्नमेंट को पावर देते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पावर देते हैं तो अभी तो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है, तो इसको लेकर जो बहुत सारे कह सकते हैं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं वो इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ में आवाज़ क्यों उठा रहे हैं जब ये सब कुछ सही में है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जब आप इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो ऐसा नहीं है ये अच्छा ही है, इंटरनेट शटडाउन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। भाई लोगों को यहाँ पर एक अधिकार मिला हुआ है उनके संविधान से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A सब क्लॉज ए, सॉरी आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। तो ये हमारे संविधान का आर्टिकल जो है
ये और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अब ह्यूमन राइट्स की बात होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 19 आप देख लोगे। तो ये आर्टिकल्स क्या बात करते हैं, ये आपको ताकत देते हैं राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री इंफॉर्मेशन की। तो आपके पास में खुलकर बोलने का अधिकार है, खुलकर बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ये पावर मिलती है कहाँ से, संविधान से। तो अगर हम इंटरनेट शटडाउन कर देंगे तो लोगों का जो ये हक है फ्री एक्सप्रेशन का, ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है, तो फिर ये वायलेशन माना जाएगा। तो पहला इंपैक्ट ये पड़ता है इंटरनेट शटडाउन का। दूसरा इंपैक्ट, आपने संविधान का वायलेशन किया वो तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा सबसे भयानक इंपैक्ट है इकोनॉमिकल इंपैक्ट। अब आप देख पाएंगे ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ज़्यादातर चीज़ों में डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया जा चुका है। हमने वर्क फ्रॉम होम भी देखा है, बहुत सारे तो कोविड के बाद में वर्क ऐसे हो गए जो वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, परमानेंटली भी हो गए। तो अब जब लोग इंटरनेट पर ही, इंटरनेट से उनका वर्क चल रहा है, तो क्या वो यहाँ पर डायरेक्टली काम कर पाएंगे? अगर आप इस जगह पर इंटरनेट शटडाउन कर देंगे तो इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में इकोनॉमिक लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे लोग कोई कमा नहीं पाएंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब इकोनॉमिक लॉस हो गया तो उससे लोगों को नौकरी से हटा दिया गया कि भाई उस एरिया में इंटरनेट बंद है, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, वो लगातार यहाँ पे कह सकते हैं वर्क नहीं कर पा रहा है। उससे यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ेगी उस एरिया में, है ना। स्पेशली वो एरियाज जहाँ पे लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। और दोस्तों रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बहुत बहुत घाटा होता है इंटरनेट शटडाउन की वजह से, हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचता है एक ही बार में, एक झटके में। ठीक है, फिर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन यहाँ पर एक केस है राजस्थान का। राजस्थान में 2021 में लंबा इंटरनेट शटडाउन हुआ और उस इंटरनेट शटडाउन की वजह से राजस्थान में 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ दोस्तों। तो ये इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। इससे हमारे इकोनॉमी को झटका लगता है। ये केवल एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की। 2022 में जो इंटरनेट शटडाउन है वो पूरे, अगर हम देश भर में अगर देखेंगे तो पूरे देश में जो ये घाटा है ये 1,500 करोड़ तक जा चुका है, 1,500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। 2023 में इवन यहाँ पर शुरुआती ईयर में 2,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका था। हम अपने इकोनॉमी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इंटरनेट शटडाउन करके। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कोई इसको लेकर जजमेंट्स वगैरह नहीं है? हैं जजमेंट, 2 जजमेंट आपके सामने हैं दोस्तों। एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और इस केस का नाम है अनुराधा भाषिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस को देखोगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इंटरनेट शटडाउन को, सपोर्ट किया है, लेकिन उन्हें यह भी बोला है कि जो इंटरनेट शटडाउन अगर आप करेंगे, ये ऐसे डायरेक्टली इंपोज नहीं कर देना, ये आपका बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, है ना। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसको रिव्यू करने की ताकत जुडिशरी के पास में होनी चाहिए कि इंटरनेट शटडाउन सही है ये या गलत है, गवर्नमेंट ने जो लगाया है वो सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, लोगों को अधिकार मिलता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो है हमारा संविधान का, वो आपको हक देता है, आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं व्यापार करने का, खुलकर बोलने का। तो भाई यहाँ पर ये राइट्स वायलेट नहीं हो सकते। तो इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, बट इस पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर में कोर्ट के पास में पावर रहेगी उसको रिव्यू करने की। दूसरी चीज़, ऐसे फालतू में नहीं लगाना है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना है। अब क्या होता है, इसी इंटरनेट शटडाउन को लेकर डिबेट चल रही होती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसमें जब आर्गूमेंट करते हैं तो वो फेवर में होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इसके अगेंस्ट में होते हैं। कुछ का कहना है कि यार सही है इंटरनेट शटडाउन करना। अब जो कहते हैं सही है, वो क्या कहना है उनका ज़रा सुनिएगा। वो ये बोलते हैं कि सही तो है, अगर कहीं पर दंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है, तो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आप रोक सकते हैं, शटडाउन कर दीजिए कुछ समय के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़े समय बाद अपने आप ही शांत हो जाएगी। दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो चुका है, किसी जगह पर दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंटरनेट शटडाउन की ताकत होनी चाहिए गवर्नमेंट पे। तो ये लोग का आर्गूमेंट्स है फेवर में। फिर लोग कुछ अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट्स करते हैं। उनका कहना यह है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके संविधान के जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, इससे हमारे इकोनॉमी को झटका लग रहा है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर लोग की फिर आवाज़ दबा दी जाती है ना। तो इंटरनेट शटडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ऐसा यहाँ पर इसके अगेंस्ट में आपको सारे के सारे आर्गूमेंट्स नजर आएंगे। तो आई होप आपको डिबेट को लेकर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो चुकी है कि मामला क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। चलिए, तो ये आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन वाला पूरा कवर कर लिया, कुछ बेसिक डेटा, बेसिक फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए। चाहे यहाँ से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन है, जो कई पर्टिकुलर केस पूछ लिया जाए, या फिर आपसे मेंस में ही क्यों ना कोई क्वेश्चन बन जाए, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
अगली जो खबर यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है ये वाली, ये खबर भी बहुत ही ज़्यादा काम की है और ये वाला टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है और जो ये प्रोजेक्ट लगा रहा है वो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम। और ये कहाँ पे लगा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखिए, तभी आपको जो क्लैरिटी है वो भी शानदार तरीके से मिलेगी। ठीक है, ये जो नदी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो नदी आ रही है ये तिब्बत वाले हिस्से से बनकर आती है और ऊपर जब चाइना में नदी बहती है तो उसको बोलते हैं यारलुंग सेंगपो। ठीक है, सेंगपो के नाम से जानते हैं। और फिर ये नदी बहती हुई भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसको सियांग के नाम से जानते हैं क्योंकि ऊपर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो सियांग से मतलब सियांग के नाम से जाना जाती है। फिर नदी धीरे धीरे आके आगे भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ये नदी दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पूरे असम को क्रॉस करके मेघालय को क्रॉस करके बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश से होते हुए नीचे बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नदी का ओरिजिन समझ में आ गया। तो अभी के समय पर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम लगा रहा है, इस पर्टिकुलर डैम को अप्रूवल दे दिया है, वो यहाँ पे लगा रहा है। तो अगर ये भारत के ऊपर इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे बड़ा डैम लगाएगा तो ये जो वाटर का फ्लो है दोस्तों वो इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो पानी का फ्लो अगर इस पर्टिकुलर रेंज पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर डैम बना दिया तो पानी स्टोर करके रखा हुआ है, तो जब चाहे पानी छोड़ सकते हैं। जब इकट्ठा पानी, मान लो डैम में कोई क्रैक आ गया या कोई ऐसी संभावना बन रही है कि भैया पानी रिलीज करना ही होगा वरना डैम टूट जाएगा, तो ये पानी छोड़ देंगे। जैसे ही पानी छोड़ेंगे ये इस पानी का एक साथ जो बहाव आएगा उससे बाढ़ आएगी अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में, फिर वही बाढ़ दोस्तों बांग्लादेश तक जाएगी। समझ रहे हैं? तो चाइना जो है इसको एज अ वाटर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हम भी अपना डैम लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अपना डैम लगा रहे हैं वो आपको ये देखने को मिल जाएगा यहां पर। तो उसको लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। आपके सामने ये न्यूज़ आर्टिकल है कि सियांग प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं जो चाइना को काउंटर करेगा। ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम की साइड से स्टेटमेंट है, जो अरुणाचल प्रदेश के करंट समय पर मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है खांडू। तो उनका कहना यह है कि हम जो सियांग नदी पर सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम संप के नाम से जानेंगे। इसमें लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है और इससे बिजली तो हम प्रोड्यूस करेंगे लेकिन साथ ही साथ में जो नदी का फ्लो है वो भी मेंटेन रहेगा। ऊपर चाइना पानी छोड़ेगा तो उसका मैनेजमेंट हम नीचे वाले अपने खुद के डैम में कर लेंगे। हाँ, भले ही यहाँ पर चाइना का जो डैम है वो बहुत मैसिव होने वाला है लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर उसको लेकर कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा कि सर ये जो आपका प्रोजेक्ट लग रहा है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से वाले रेंज में लग रहा है? जैसे मैंने अभी आप लोगों को मैप ऑलरेडी दिखाया है, ये मैप आपको नजर आएगा। हम यहाँ पे लगा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में ये नया प्रोजेक्ट, अपना खुद का डैम लगा रहे हैं ताकि चाइना को जवाब दे सकें। लेकिन चाइना का प्रोजेक्ट फिर भी बहुत ह्यूज है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में ऊपर का जो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों वो है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, वहीं से नदी बहती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है भारत में तो उसको सियांग के नाम से जानते हैं स्टार्टिंग में। इसी सियांग नदी के ऊपर में क्या कर रखा है, हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है कि जहां पे हम अपना खुद वाला डैम लगा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है जिनका नाम है आदि ट्राइब। अब ये ट्राइबल कम्युनिटी कहीं ना कहीं परेशानी में आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो इस डैम से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं भी भारत के पास में रहने वाली हैं। फिर बात आता है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट का। कहने का मतलब यहां पर यह है कि भाई अगर आप देखोगे तो ये हमने क्यों डिजाइन किया है, हम अरुणाचल प्रदेश में अब डैम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चाइना ऊपर, हमारे ऊपर नदी में डैम लगा रहा है। मतलब ब्रह्मपुत्र जो नदी भारत में बहती है वो चाइना के पास से ही गुजर कर आती है। तो चाइना ऊपर भारत के ऊपर डैम बना रहा है और ये डैम बहुत बड़ा होने वाला है, पानी को एज अ वेपन यूज कर सकता है वो। तो हमें भी यहाँ पर इसको लेकर कुछ रिस्पॉन्स देना होगा, नहीं देना होगा? बिल्कुल देना होगा। तो उसको लेकर यह प्रोजेक्ट हम लोगों ने अप्लाई किया। और अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या डिटेल्स होने वाली है ध्यान में रखिए। पहली चीज भाई, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले कौन कौन लोग हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बॉडी है एनएचपीसी, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और दूसरा है एनईईपीसीओ, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ये दो बॉडीज हैं जो मिलकर इस प्रोजेक्ट को भारत में लगाएंगी। और जब ये भारत में प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसका टोटल 11,000 मेगावाट तक की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। ये भारत का एक सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होने वाला है। ठीक है, तो 11,000 मेगावाट का यहाँ पर इसका पावर रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा।
लेकिन जो चाइना वाला डैम है उसकी पावर है 60,000 मेगावाट। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे, और तो ये सब तो हो रहा ही है। भारत का डैम उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, लेकिन हम अपने एरिया की प्रोटेक्शन कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हम रेजर्वायर बनाने वाले हैं उसमें 9 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास यहाँ पे जो पानी है ये स्टोर करके रख सकेंगे, और जब भी सूखा पड़ेगा तो अपने आसपास के रीजन में ये पानी भेज सकेंगे। इसमें जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो 1,13,000 करोड़ आएगी, ध्यान में रखना। जबकि जो चाइना वाला है उसमें लाखों करोड़ों खर्च करने वाले हैं, 6-7 लाख करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे, लगभग 137 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आने वाला है उसमें। हम तो केवल 13.6 बिलियन डॉलर्स का कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ के इम्पैक्ट के ऊपर में बात। तो ये सुनिएगा, जैसे मैंने बोला कि ये जो डैम बना रहे हैं इसके आसपास एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वो है आदि ट्राइब। और आदि ट्राइब को यहाँ पर हम जानते हैं उनके कल्चरल की वजह से, है ना। और क्योंकि ये डैम हम अरुणाचल प्रदेश में ऊपर जब ये सियांग नदी बहती है तो सियांग नदी पे ही लगाने वाले हैं। सियांग नदी के आसपास, इस नदी के आसपास ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो भाई यहाँ पर इन ट्राइबल कम्युनिटी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कल्चरल कनेक्शन है सियांग नदी के साथ में, है ना। कल्चरली ये जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इनके प्रैक्टिस को, इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को इम्पैक्ट करे, क्योंकि इस नदी के माध्यम से ही यहाँ पर जो पानी मिलता है उससे ये खेती करते हैं। इनका कल्चर इससे डिफाइन होता है, रिलीजियस प्रैक्टिस अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इनके सेंटिमेंट्स, इनके इमोशन जुड़े हुए उस नदी के साथ में, और नदी के आसपास ही रहते हैं ये सभी लोग। तो जब ये डैम लगाएंगे तो इनको हटाना पड़ेगा आसपास से, इनका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये डैम तो हम लगाएंगे, लेकिन इस डैम में ढेर सारे चैलेंजेस भी होंगे हमारे सामने, और बहुत सारी चिंताएं भी होंगी। सबसे पहला चैलेंज हमारे पास में क्या होने वाला है, वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसे मैंने बोला, क्योंकि एक डैम ऊपर लग जाएगा, चाइना लगा देगा, एक डैम हम लगा देंगे, तो इससे जो रिवर का फ्लो है उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, कल्चरल डिसरप्शन, यानी जो आदि ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति जुड़ी हुई है नदी के साथ में, वो इम्पैक्ट होगी। फिर उनको उस एरिया से हटाना पड़ेगा, उनका डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में उसको कहाँ पे रखना है, उन सभी लोगों को कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है ना। उनका एरिया से निकालना पड़ेगा उनका। तो उनका रीसेटलमेंट कैसे करना होगा, उसको लेकर रणनीति अभी तैयार नहीं हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे ये भी एक कंसर्न रहेगा, समझ रहे हैं। फिर आप देख पाएंगे इसका कंक्लूजन यही है कि हम लगाएं, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट ज़रूरत है हमारी तो अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए। लेकिन हमें इन चीज़ों का भी ध्यान में रखना होगा कि किसी दूसरी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे। जब भी आपको प्रोजेक्ट लगाना होता है तो पहले ही आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और एनालिसिस में कई सारी चीज़ें होती हैं कि भाई पहली बात तो उसका एनवायरनमेंट पे तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, किसी इंसान की जो कल्चर है उस प्रकार, मतलब जैसे कोई वहाँ पर कम्युनिटी रहती है तो उनके कल्चर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे आदि ट्राइब के कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज हम ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा। जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसको कम्युनिटी वेलफेयर के साथ में जोड़ के चलना होगा। आपको लोगों का कल्याण के ऊपर भी ध्यान देना है, एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में। ऐसा ना हो आपने प्रोजेक्ट के चक्कर में एनवायरनमेंट ही डैमेज कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से समझ में आ चुका है। हर एक डिटेल्स, हर एक फैक्ट मैंने आपको इस न्यूज़ आर्टिकल को लेकर बता दिए हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। फिर दोस्तों, आज है 30 दिसंबर, और आज से 2 दिन पहले मैंने एक थंबनेल लगा के बताया था 30 दिसंबर को होने वाला है कुछ बहुत बड़ा, जो आज होगा। कल फिर न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होंगे, कल फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो क्या है, भारत अपना स्पैडेक्स मिशन को अंजाम देने वाला है। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ेगा, जिससे भविष्य में हम खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्हीकल वगैरह है वो रेडी कर दिया गया है। ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं इसका नाम है PSLV C60 रॉकेट, PSLV C60। इस रॉकेट के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर मिशन को, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है भारत के लिए। परसों का वीडियो प्लीज़ ओपन कीजिए, इवन मैंने थंबनेल भी लगा रखा है, आपको पता चलेगा इसके बारे में डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और आज के न्यूज़पेपर में एक जगह पे तो ये आर्टिकल मेंशन्ड है। फिर दोस्तों ये पेज नंबर 7 पर भी है आर्टिकल। उसके अलावा आज का जो साइंस एंड टेक का पेज है, बिल्कुल लास्ट पेज, उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ेंगे, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाम दिया गया है स्पैडेक्स। ये आप देख पाएंगे कितने सारे आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही, तो आपको आज फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है रिगार्डिंग स्पैडेक्स। तो अगर कुछ जानना है, कुछ इंपॉर्टेंट कवर करना है अलग से हट के, वो यहाँ पर ये है दोस्तों।
इस वाली न्यूज़ को पढ़ लेना, जीएस पेपर नंबर 2, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम का कॉन्सेप्ट है या सिलेबस का टॉपिक है, उससे ये हमारा लिंक होता हुआ नजर आएगा। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज से कुछ दिनों पहले लगभग अक्टूबर के महीने में हमारी सरकार ने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और उस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। और इस स्कीम के तहत यहाँ पर लोगों से बोला गया था कि भाई आप वेबसाइट के ऊपर में फॉर्म भरिए, आपको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखो, ये न्यूज़ आर्टिकल आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे ना, स्पेशली जो पहली बार इस स्कीम के बारे में पढ़ रहा होगा उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले यहाँ पर इस स्कीम के बारे में जान लो, पीएम इंटर्नशिप एक स्कीम है क्या, एग्जैक्टली कैसे काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको एकदम स्मूथली समझ में आएगा, हर एक चीज़ जानने को मिलेगी। तो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इस स्कीम को लेकर, तो बेसिक फैक्ट्स दोस्तों इस स्कीम को लेकर आपके सामने है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, जब हम बात करते हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में, तो ये एक ऐसा मूव है हमारी गवर्नमेंट का जहाँ पे उनका मेन पर्पस क्या है, जो नौजवान लोग हैं उनको नौकरी प्रोवाइड करवाना। नौकरी कब मिलेगी, जब उनके पास में अच्छी स्किल्स होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर इस इंटर्नशिप स्कीम के अंदर में हम क्या करेंगे, कुछ यूथ को, कुछ नौजवान लोगों को कंपनीज़ में रखेंगे और कंपनीज़ के थ्रू यहाँ पे उनको वर्क लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और वर्क लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, उनको इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा और स्किल्स मिलेगी, रियल वर्ल्ड बिजनेस एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको मिलेगा। नई नई स्किल्स को गेन कर पाएंगे और जब उनके पास में नई नई स्किल्स आएंगी तो आगे भविष्य में बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसको ऑलरेडी 3 अक्टूबर 2024 में लॉन्च कर दिया गया था। और हमारा मेन पर्पज़ है कि आने वाले 5 सालों के अंदर में लगभग 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ यूथ, 1 करोड़ नौजवान लोगों को ये नौकरी दे सकें, स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें भारत की टॉप 500 कंपनीज़ के अंदर में। तो कहने का मतलब है इसके लिए तो प्रोवाइड करवाएंगे, तो एक बेसिकली प्रोग्राम है, कुछ पैसा वगैरह मिलेगा इसमें, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि आपको कंपनी में रखेंगे, कंपनी से आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड वो कंपनी आपको देगी। 5,000 रुपीज़ ये मंथली आपको मिलने वाला है जब आप इंटर्नशिप करेंगे इस कंपनी के साथ में। बस खाली आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 5,000 मिल रहे हैं। बाकी एक्सपीरियंस आ जाएगा, स्किल आप गेन कर लेंगे, उसके बाद में बड़े लेवल पर आप जॉब को गेन कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगी। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया जा रहा है। तो इसकी जो ओपनिंग कर दी गई थी, वेबसाइट पे सरकार ने फॉर्म मांगने शुरू करे थे, लोग अप्लाई करने के लिए मतलब वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि केंद्र सरकार के पास में 6.21 लाख एप्लीकेशंस आ चुके हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है करंट समय पर, लेकिन डिमांड कितनी थी, 1.27 लाख लोगों से बोला गया था, मतलब इतनी डिमांड थी, इतने लोगों को अवसर मिलेगा, उसमें से 6.21 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं वो उसको कैसे करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा फॉर्म होगा, उसके बाद लोगों को नौकरी पे दिया जाएगा, कंपनीज़ के अंदर में वो जाएंगे और एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो लोगों के पास में, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में स्किल की कमी है। तो वो जो स्किल की कमी है दोस्तों, वो भारत में पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी। स्पेशली करोड़ों लोगों को ये स्किल्स मिल पाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर में, वो बताया जा रहा है। तो ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इसको कौन इंप्लीमेंट करा, ध्यान में रखिएगा। इसको लॉन्च किया जाएगा एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जो कि आज चल रहा है, वेबसाइट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पर इसको मैनेज कर रही है। तो 1 साल के लिए यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, स्किल्स को गेन कर सकते हैं। और इसमें स्पेशली वो लोग जा सकते हैं जिनकी उम्र 21 से लेकर 24 साल है ना, ध्यान में रखना है, 21 से लेकर 24 साल तक की उम्र होनी चाहिए। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर 10th क्लास वो पास होना चाहिए। ये कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रेजुएशन तक हो सकता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी नहीं होना चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा फिर उसके बाद में जा रहा है, कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वो कर चुका है उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से वो जा रहा है ऐसे स्कीम के अंदर में, तो वो भी एक सही इमेज सेट नहीं करेगा। हालांकि ऐसे हैं बहुत सारे लोग करेंट समय पर। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 रखी गई है, लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी है कि भाई अगर आप 21 से 24 साल के हैं और आपके पास में मतलब 10 तक की क्वालिफिकेशन है, तो आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, इन तीनों क्राइटेरिया में, तो आपको इस स्कीम के फ़ायदे नहीं मिलेंगे। जैसे पहला, उसके फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी वाला है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, IIT, IIM, IISER या कोई CA, CMA क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे लोग भी एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में वो घर, वो परिवार जहाँ पे 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, उनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया जा चुका है।
ठीक है, तो ये तीनों दायरे में अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी यहाँ पे 21 से 24 तक है, इन तीनों दायरों में नहीं आते और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 है तो अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली है, 4,500 रुपये मंथली मिलेंगे गवर्नमेंट से और 500 रुपये यहाँ पर कंपनी से, तो टोटल हो गया 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये यहाँ पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है अपना स्किल गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बाकी अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के समय पर एक वन टाइम पेमेंट भी मिलेगा 6,000 रुपये का, जब ज्वाइन करेंगे तब। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि आपको इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। जब तक आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको इंश्योरेंस, स्पेशली पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गया, इसके तहत आपको क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस मिलने वाला है। ठीक है, बाकी इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे बताया जा रहा है। सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे इसको ज्वाइन करने वाले हैं उनको रियल लाइफ वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, स्किल्स मिलेगा, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे यहाँ पर जब वो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को गेन कर लेंगे तो आगे किसी बड़ी इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं तो वो देख सकेंगे कि हाँ भैया मैंने यहाँ पर इस गवर्नमेंट स्कीम के तहत स्किल्स को गेन किया हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भविष्य में यहाँ पे उसके लिए खुल सकती है। समझ रहे हैं? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है या इसी के आधार पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर इसको लेकर भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये है हमारा आज का सेशन, बस और कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही आपने पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी जैसा आपको पता है कभी कभी मैं दूसरे सोर्सेज भी लगा देता हूँ जब द हिंदू में चीज़ें काम की नहीं होती हैं, बट जब द हिंदू में चीज़ें काम की होती हैं तो दूसरे सोर्सेज को क्यों लगाना। आज इंपॉर्टेंट था, सेशन कवर कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।